With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. व्यूअर्स, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका और रशिया के आपस में ताल्लुकात कैसे थे पिछले माजी के चंद सालों में। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। कुछ पिछले सालों से हम स्टार्ट करेंगे कि 1989 से 2018 तक अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात के दरमियान जो मेन इंसिडेंट्स थे वो कौन कौन से थे और कैसे इन्होंने आपस में अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखा है। क्या इनके दरमियान लड़ाई थी या इनके दरमियान सुलह थी। जो भी इनके दरमियान पॉइंट्स थे उनको हम मेनली डिस्कस करेंगे और जो इनको लीड करने वाले थे इन कंट्रीज़ को, जो इनके प्रेसिडेंट्स थे, वो कैसे अपने मुल्क को अपनी अपनी जगह अपने मफाद के तहत लेके चले हैं। आज हम उसको बहुत ही ब्रीफ डिटेल में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आपने ज़रा ध्यान से सुनना है। इसके अंदर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसको मैं ज़रा बोलता चलूँ कि डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप ऑफ अमेरिका विद रशिया फ्रॉम 1989 टू 2018। 2018 तक हमने 1989 से 2018 तक जितने भी इंसिडेंट्स और जो भी इनके प्रेसिडेंट्स आए, जिस तरीके से जो पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई, वो हमने ज़रा बिल्कुल ब्रीफली उनको डिस्कस करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने ज़रा ध्यान से सुनना है इसको। इसके अंदर जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको मेनली मैं पहले आपको बताता चलूँ कि वो कौन कौन से हमने देखे हैं। कि एक तो 1989 में एंड ऑफ कोल्ड वॉर थी। 1989 में एंड ऑफ कोल्ड वॉर थी। उसके बाद एक चीज़ तो हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करना है कि इस टाइम के बाद क्या क्या वाक़यात हुए। उसके बाद हमने रशिया का स्टांस देखना है कि रशिया का क्या स्टांस रहा ओवरऑल इस पीरियड में 1989 से 2018 तक। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने मेनली डिस्कस करनी है वो बुश की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी और कैसे उसने ये इम्प्लीमेंट करवाई और रशिया का क्या स्टांस था उसके अगेंस्ट। सबसे पहले जो आपने बात सुननी है वो ये कि 1989 में जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होती है तो उसके बाद 1990 और 1991 में दो इंसिडेंट्स होते हैं। 1990 में क्या होता है कि यूनियन ऑफ जर्मन रिपब्लिक्स, 1990 में क्या होता है, यूनियन ऑफ जर्मन रिपब्लिक्स, जबकि 1991 में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये दो इंसिडेंट्स होते हैं जैसे ही 1989 में कोल्ड वॉर एंड होती है उसके बाद 1990 में और 1991 में दो इंसिडेंट्स होते हैं। क्या, एक यूनियन ऑफ जर्मन रिपब्लिक्स, जबकि 1991 में क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब जो 1991 से आगे का टाइम स्टार्ट होता है इसमें हम जो पॉलिसीज़ देखते जाएंगे वो ये देखेंगे कि जो रशिया है उसने बिल्कुल मुखालिफ सिमत इख्तियार की है अमेरिकन पॉलिसीज़ की। वो कैसे इख्तियार की है अब हम ये देखते हैं कि सेंट्रल और ईस्टर्न जो कंट्रीज़ थे रशिया के इर्द गिर्द, अमेरिका ये चाहता था कि वो इल्हाक करें यूरोप से और नेटो से, इन दो से इल्हाक करें सेंट्रल और ईस्टर्न कंट्रीज़, जिसकी रशिया ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न कंट्रीज़ को यूरोप का और नेटो का हिस्सा बना दिया गया। ये कैसे बनाया गया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 1989 में कोल्ड वॉर एंड करती है तो पावर शिफ्ट कर जाती है किस तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। अब रशिया के पास पावर वो नहीं रहती कि वो जो दुनिया के मामलात हैं उसको देखे, जबकि ताकत जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट कर दी है। जिसके पीछे जो माइंडसेट था वो बेसिकली अमेरिकन माइंडसेट था, जिसने ईस्टर्न कंट्रीज़ और सेंट्रल कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ को किसका हिस्सा बना दिया, यूरोप का और नेटो फोर्सेस का हिस्सा बनाया। एक तो ये बात हमने देखी कि ये 1991 के बाद जो चेंजेस आ रहे थे उसमें एक चीज़ तो ये हुई। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि रशिया जो था वो अपोज करता था नेटो ऑपरेशंस को अराउंड द ग्लोब। रशिया का ये स्टांस था कि जो ये नेटो ऑपरेशंस होते हैं इसके पीछे अमेरिकन माइंडसेट होता है, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, तो ये कहीं भी जाके अटैक ना करें किसी भी मुल्क पे जब तक कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से किसी भी पॉलिसी को अप्रूव ना करवा लें। अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव नहीं करवाएंगे और बगैर उनके अप्रूवल के ये कहीं पे अटैक करेंगे तो वो इलीगल होगा। ये रशिया का स्टांस था। रशिया का ये जो स्टांस था, अब आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे कि वो अमेरिका की इन पॉलिसीज़ के सख्त खिलाफ था। जो अमेरिका नेटो की बेस पे दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करने की अगर कोई पॉलिसी रखता था तो रशिया उसके खिलाफ जो है वो उस चीज़ को सामने रखता था। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि
सर्बिया और कोसोवो के दरमियान 1999 में एक फ़ाइट हुई जिसमें अमेरिका ने नेटो फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट करवाई। सर्बिया और कोसोवो के दरमियान 1999 में एक वॉर हुई जिसके अंदर अमेरिका ने नेटो फोर्सेस को शामिल किया, नेटो फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट करवाई, जिसको रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल इलीगल अटैक करार दिया। ये 1991 के बाद के कुछ अहम इंसिडेंट्स थे और ये माइंडसेट थे दोनों ममालिक के, जो एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ अमेरिका था, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहा था नेटो की मदद से। और किसकी मदद से? एक तो नेटो की मदद से और दूसरा मुख्तलिफ मुल्कों को अपना हिस्सा, यूरोप का हिस्सा बना के उसमें नेटो की फोर्सेस से उनका इल्हाक करवा के वो दुनिया में अपना एक यूनिलेटरल जो माइंडसेट था उसको असर रसूख अपना कायम कर रहा था रशिया के इर्द गिर्द वाले ममालिक पे, जिसके रशिया के जो माइंडसेट था, जो उसकी थिंक टैंक्स थे, वो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे और वो इस चीज़ को बिल्कुल अपोज करते थे और ये कहते थे कि जो भी अमेरिका ये काम कर रहा है वो बिल्कुल इलीगल है। अभी ये चीज़ चल रही थी इनके दरमियान जो ये एक कशमकश थी वो चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि 2000 से जॉर्ज बुश आते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और उधर जो रशिया में जो प्रेसिडेंट आते हैं वो कौन आते हैं? वो व्लादिमीर पुतिन। जैसे ही वो व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज बुश आते हैं, इन दोनों का भी माइंडसेट बिल्कुल आपस में नहीं मिला और ये भी इनकी जो पहले से एक रशिया और अमेरिका के दरमियान हालात मुश्किल चल रहे थे वो और ज़्यादा मुश्किल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ भी बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। अब जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल यूनिलेटरल पॉलिसीज़ थी, जो वो अराउंड द ग्लोब इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, अमेरिकन माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे अराउंड द ग्लोब, जिसको यूनिलेटरल पॉलिसीज़ का नाम दिया गया। उस पीरियड को, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 2000 से उनका पीरियड स्टार्ट हुआ, उस पीरियड को कहा जाता है नियो कंजर्वेटिव पीरियड। नियो कंजर्वेटिव पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें मैंने आपको बताया कि वो यूनिलेटरल माइंडसेट को, यूनिलेटरल पॉलिसीज को पूरी दुनिया में अप्लाई करवाना चाहते थे। अब आगे हम देखते हैं कि क्या वो सीरीज थी, क्या वो इंसिडेंट्स थे जिसके तहत उन्होंने रशिया के इर्द गिर्द उन चीज़ों को स्टार्ट करवाया। वो क्या पॉलिसीज थी उनकी, वो हम ज़रा देखते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि वो प्रेशराइज करते थे ऑल एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ को। जिन कंट्रीज़ की भी एंटी अमेरिकन पॉलिसी होती थी उसको प्रेशराइज करते थे और उस पर वो यूनिलेटरल माइंडसेट, यूनिलेटरल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब हम ये देखते हैं कि रशिया ने जब व्लादिमीर पुतिन आए तो उन्होंने कैसे मुखालफत की जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। 2000 जब अमेरिका ने अटैक किया इराक पे, यानी जब इराक वार स्टार्ट हुई 2003 के अंदर, तो रशिया ने उसको बहुत सख्ती से उसको अपोज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और उसको बिल्कुल उसकी मुखालफत की। और इस मुखालफत के अंदर रशिया के साथ 3 और ममालिक ने साथ दिया। वो 3 ममालिक कौन से थे जिसने रशिया का साथ दिया इस इराक वार के खिलाफ? वो 3 ममालिक थे चाइना, फ्रांस और जर्मनी। ये 3 ममालिक थे जिन्होंने रशिया का साथ दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस जंग की मुखालफत की जो 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ वॉर स्टार्ट की। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने मुख्तलिफ इंसिडेंट्स को पढ़ा, इनकी पॉलिसीज़ को पढ़ा। अब मेन चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, जो इस सारी चीज़ के पीछे एक माइंडसेट था, वो माइंडसेट किसका था? वो माइंडसेट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट का था। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की क्या पॉलिसीज़ थी और वो उसने कैसे इम्प्लीमेंट करवाना शुरू की, वो ज़रा हम देखते हैं। उसने सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा कदम उठाया, जो असल में वो रशिया के ख़िलाफ़ उसकी पावर को कम करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए साइडों से जो वो उसके जहन में एक चीज़ थी, वो उसने कैसे इम्प्लीमेंट करवाना शुरू की। ही सपोर्टेड कलर रेवोल्यूशन। उसने कलर रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। वो कलर रेवोल्यूशन असल में क्या था और किन ममालिक में उसने इस को स्टार्ट करवाया, वो उसने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाया पोस्ट सोवियत रीजन के अंदर। पोस्ट सोवियत रीजन में उसने कलर रेवोल्यूशन को मुतारफ़ करवाया। और सबसे पहले जिस मुल्क पे उसने इसको मुतारफ़ करवाया वो जॉर्जिया था। सबसे पहला मुल्क जिसमें कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाई वो जॉर्जिया थी। दूसरे नंबर पे जो उसने ये कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया वो किर्गिज़स्तान में।
और तीसरे नंबर पे उसने कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया यूक्रेन के अंदर। अब ये 3 ममालिक थे जिसमें जॉर्ज बुश की जो एक्चुअल पॉलिसीज थी वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसकी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही थी, और ये 3 ममालिक थे जिसमें कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया गया। अब ये कलर रेवोल्यूशन क्या था, इसके अंदर जो माइंड सेट था वो क्या पुट करना था इस कलर रेवोल्यूशन में, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का इम्प्लीमेंटेशन करवाना था इस कलर रेवोल्यूशन के तहत इन ममालिक के अंदर, जो एक प्रो अमेरिकन माइंडसेट था। इन ममालिक को नेटो फोर्सेस और यूरोप का हिस्सा बना के, जिसके अंदर 2 जो कंट्रीज थे वो मेनली इन्वॉल्व थे, वो कौन कौन से थे, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। इन 2 ममालिक को यूरोप का हिस्सा बनाना था और नेटो फोर्सेस से इल्हाक करना था, जिसके पीछे जो माइंडसेट होना था इन मुल्कों के अंदर, जो रेजीम होनी थी वो कौन सी होनी थी, प्रो अमेरिकन रेजीम। ये एक माइंडसेट था जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन ममालिक पे अप्लाई करना चाहता था, जो पोस्ट सोवियत रीजन्स थी। लेकिन जो रशियन डिसीजन मेकर्स थे वो इस स्टांस के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यूक्रेन और जॉर्जिया जो हैं वो नेटो के साथ इल्हाक करें और यूरोप का पार्ट बने। ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफिकल्ट रिलेशनशिप ऑफ अमेरिका विद रशिया, जिसमें आज हमने उसका पार्ट 1 डिस्कस किया और उसकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जिसमें आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।